तो आज हम देखेंगे भारत में उद्योग धंधों के बारे में। उद्योग मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कच्चे माल को पका करके प्रोसेस करके तैयार माल के रूप में बदला जाता है। यानी कि उद्योग यानी कि फैक्ट्री वह स्थान होता है जिस स्थान पर कच्चे माल की डिमांड होती है। कच्चा माल वहाँ पर जाता है और कच्चे माल को पूरी एक प्रक्रियागत तरीके से, एक प्रोसेस के तरीके से उसको प्रसंस्कृत किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, यानी कि मूल्य वृद्धि की जाती है। उसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जाते हैं ताकि उसमें मूल्य वृद्धि हो सके और फिर उसको तैयार माल के रूप में निकाला जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं क्या? उद्योग। उद्योग में खास करके उद्योग उस स्थान को कहते हैं जहां पर ये परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है। कच्चा माल की प्रक्रिया जहां पर होगी वो कृषि उद्योग होगा, वो कृषि क्षेत्र होगा। और कृषि क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को परिवर्तित करने के स्थान को उद्योग कहेंगे, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक बोलेंगे। इसको हम शॉर्ट में उद्योग बोल लें। और उद्योग में जब कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके तैयार माल के रूप में बदला जाएगा तो ये तैयार माल दरअसल क्या है? ये है प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को फिर आगे जनता तक भेजा जाएगा। तो जनता तक भेजने के लिए जाहिर सी बात है इसमें परिवहन के साधन लगेंगे। अब परिवहन का साधन लगेगा तो जाहिर सी बात है कि परिवहन जो क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा होता है। परिवहन का विकास होगा, रोड कनेक्टिविटी का विकास होगा। लोग जब डिमांड करेंगे हो सकता है वो ऑनलाइन डिमांड भी करें। नए नए जो बड़े बड़े ऐप्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब के माध्यम से डिमांड करेंगे तो इससे आईटी सेक्टर बूस्ट अप होगा। जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो इस प्रकार से परिवहन क्षेत्र या हम कहें कि संचार क्षेत्र, कम्युनिकेशन वाला जो एरिया है यानी तृतीयक क्षेत्रक, या इसको हम कह लें सेवा क्षेत्र, इसका भी विकास होगा। यानी कि उद्योग एक ऐसी व्यवस्था है जो जो प्राथमिक उद्योग को तृतीयक उद्योग से जोड़ने का काम करता है। अगर उद्योग न होता तो प्राथमिक उद्योग जो है, प्राथमिक क्षेत्रक, वो तृतीयक क्षेत्रक से मिल न पाता। तो बीच में जो भूमिका निभाता है इंटरमीडियरीज की, वो है उद्योग। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब परिवर्तन जहाँ पे किया जा रहा है इसका मतलब कि प्रोसेसिंग किया जा रहा है, प्रोसेसिंग। और तैयार माल मतलब इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। गुड मतलब होता है अच्छा और गुड्स मतलब होता है वस्तु। तो ये बेसिक सा इंट्रो हो गया इस बारे में। अब देखें तो इसमें हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। जो उद्योग धंधों का विकास होता है वो तीन क्षेत्रों में होता है। या तो उद्योग सरकार के नियंत्रण में चलाए जाएं, या तो निजी हाथों के क्षेत्र में चलाए जाएं, या फिर दोनों मिल करके चलाएं, जिसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। तो उद्योग धंधों का विकास तीन क्षेत्रक में हो सकता है। एक कि सरकार का सीधा सीधा उस पर नियंत्रण है, सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक नियंत्रण है उद्योग पर। जैसे कि अगर विमानन उद्योग देखें या पेट्रोलियम रिफाइनरी का उद्योग देखें, खैर उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और भी कुछ कंपनियां काम करती हैं। रोड कनेक्टिविटी में देखें उसमें भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। जैसे बड़े बड़े लौह और इस्पात उद्योग जैसे हो गए। जब शुरुआत में 1951 में देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं था जिसके पास इतनी ज़्यादा पूंजी हो कि वो भारी उद्योग को चला सके। तो उस समय लौह और इस्पात उद्योग पर सरकार का नियंत्रण था। तो 1951 के अराउंड जो सारे बड़े बड़े उद्योग थे उस पर सार्वजनिक नियंत्रण था। लेकिन वर्तमान में पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, टिस्को जिसको बोलते हैं, वो इस्पात क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है। यानी कि जब उद्योग का नियंत्रण या उद्योग का संचालन कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्थान करने लगे उसको बोलते हैं निजी क्षेत्रक।
और जब नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सरकार यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करें, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो 3 प्रकार से काम कर सकते हैं। सार्वजनिक नियंत्रण में सारा का सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। निजी क्षेत्र में सारा का सारा नियंत्रण निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन सरकार इनके लिए कुछ नियम वगैरह बना सकती हैं। और पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल करके जिस उद्योग में काम करते हैं, तो उसमें जो नियंत्रण है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का होता है, और नियम जो है वो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्र हो गए इसमें। अब उद्योग के प्रकार अगर देखें तो उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं इसमें दिया है। लघु या हल्के उद्योग, कुटीर उद्योग, और तो लघु उद्योग हो जाएगा और कुटीर उद्योग हो जाएगा। लघु उद्योग में जैसे रेशम उद्योग, रबर उद्योग, है ना, नमक बनाने का उद्योग, कहवा बनाने के जो क्षेत्र हो जाएंगे, वो सारे सारे आ जाएंगे इसमें। तो एक एक करके सारे उद्योग पे दृष्टिपात करें। तो लघु या हल्का उद्योग, उद्योग अगर देखें तो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। अगर स्वामित्व के आधार पर देखें तो उद्योग 3 प्रकार के हैं। सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग, निजी स्वामित्व वाले उद्योग, और सार्वजनिक और निजी दोनों के स्वामित्व वाले उद्योग। लेकिन भारीपन के हिसाब से अगर देखें तो उद्योग पहले मोटी मोटा 2 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। भारीपन के हिसाब से अगर देखें तो उद्योग 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक उद्योग जो हल्के उद्योग हों, और हल्के उद्योग में कुटीर उद्योग समाहित हो जाएगा उसी में ही, क्योंकि कुटीर उद्योग भी जो है हल्का ही होगा। और दूसरा हो सकता है भारी उद्योग, भारी उद्योग। अब हल्का उद्योग क्या है, इसमें देखें तो हल्का लघु या हल्के उद्योग में इन उद्योगों में कम पूंजी लगती है। यानी जो हल्का उद्योग होगा इसमें पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट की मात्रा जो है, पैसा खर्चा शुरुआती अपेक्षाकृत कम आएगा। और श्रम यानी कि इसमें लेबर जो है, यानी कि श्रम लेबर, ये भी ज़्यादा इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और शक्ति के साधन यानी कि पावर जो है, जैसे कि जो बिजली से काम होगा, मशीनें चलेंगी, तो शक्ति के साधन का उपयोग भी अपेक्षाकृत कम होगा। किसकी अपेक्षा में? भारी उद्योगों की अपेक्षा में। और छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी इसमें जो वस्तुओं निर्माण होगा वो हल्की वस्तुएं होंगी, फाइनल गुड्स जो होगा वो लाइट होंगे, यानी कि हल्की होंगे। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। यानी भारी उद्योग में कई बार ऐसे चीज़ों का जरूरत पड़ता होगा जो कि छोटे उद्योग जो है उनके डिमांड को पूरा करते हैं। यह कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक, ये सारी वस्तुएं हल्के उद्योग के उदाहरण में आएंगे। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। तो हल्के उद्योग में क्या क्या आएगा? हल्के उद्योग में जो जितनी भी हल्की चीज़ें हैं, यानी जो भारी नहीं है वो हल्का है। भारी में जैसे कि लौह और इस्पात उद्योग आ जाएगा, कोयला उद्योग आ जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें, या परिवहन क्षेत्र आ सकता है। लेकिन हल्के उद्योग में क्या आएगा? जैसे कि साइकिल बनाने का उद्योग हो गया, या जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक, ये सारे उद्योग किस में आएंगे? लघु उद्योग में। और दूसरा इसी में लघु उद्योग के अलावा कुटीर उद्योग हो सकता है, जो कि हल्के में ही है। तो कुटीर उद्योग क्या होता है? जो घर में बनाए जाते हैं, काम किए जाते हैं, कुटीर उद्योग। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। यानी कि कुटीर उद्योग का काम जो है घर के अंदर में ही किया जाता है। जैसे मान लो बीड़ी बनाने का उद्योग है, या कोई पैकेजिंग करने का उद्योग है, या कपड़े सिलाई का ऐसे छोटा मोटा उद्योग है, अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, ये सारे जो घरेलू उद्योग हैं, है ना, ये सारा काम जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बांस के या कुछ वस्तुओं के जो लकड़ी होता है,
ना, उसकी कुछ टोकरी वगैरह बनाने का उद्योग जो हो गया, तो कुटीर उद्योग हो जाएगा वो। कुटीर उद्योग में जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, है ना, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हल्के या कुटीर उद्योग में जो कच्चा माल होगा, कच्चा माल के रूप में किसका इस्तेमाल होगा, यानी किन चीज़ों से मिल करके चीज़ें बनाई जाएंगी। तो कच्चे माल के रूप में इसमें क्या क्या लग सकता है, जूट, है ना। कुटीर उद्योग में कच्चा माल जो होगा उसकी लिस्ट बनाएं तो जूट, और जूट से क्या बनेगा, जूट से बोरी बनेगा। तो ये बोरी बनाने जो काम है ये कुटीर उद्योग में आ जाएगा। इसके अलावा लकड़ी के जो काम होंगे छोटे मोटे, जैसे फर्नीचर बनाने का उद्योग हो सकता है, फर्नीचर इंडस्ट्री, तो ये भी कुटीर उद्योग। बांस, बांस का यूज़ करके इसे टोकरी बना रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, तो ये भी कुटीर उद्योग। जो घर के अंदर में आसपास में बनाएंगे छोटा मोटा लगा करके, उसको बोलेंगे कुटीर उद्योग। बेंत, तो बेंत से भी हम टोकरी बनाते हैं, बैठने के लिए चेयर्स अच्छे अच्छे बनाते हैं। पीतल और पत्थर, पत्थर का यूज़ जो है हम छोटे छोटे जो मूर्तियां हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बोरी, फर्नीचर, टोकरी, मूर्तियां, ये सारे सारे जो काम धंधे हैं वो घर के आसपास में छोटा मोटा उद्योग लगा करके भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग में। अब खादी, यानी कि जूट से जो बनेगा खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, चमड़े से बनाने वाली वस्तुएं, कालीन एवं दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, है ना, एम्ब्रॉयडरी करना, रस्सी बनाना, ये सारे जो हैं इस उद्योग के कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी के आधार के, मतलब इसी उद्योग के उदाहरण हैं। ये छोटा मोटा जो पालन है ये भी कुटीर उद्योग में हो जाएगा। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारा सारा हालांकि एग्रीकल्चर है, लेकिन चूंकि अगर इसको बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है तो उद्योग है ये। तो कुटीर उद्योग जो है वो ग्रामीण, ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, यानी जो आसपास में जो कच्चा माल हमें मिल जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराने से बचते हैं। जो आसपास में हमारे कच्चा माल है उनका, और श्रम, यानी घर के लोग मिल करके या एक दो चार लोगों को लगा करके तो वो श्रम का काम कर लेंगे, तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं कुटीर उद्योग में। तिलहनों से तेल निकालना है, गेहूँ पीसना, छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, जैसे कि हल हो गया, इस टाइप की चीज़ें बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। तो ये सब ग्रामीण उद्योग में इसको हम रख सकते हैं, जो गांव में किए जाते हैं धन कमाने के लिए उद्योग छोटे मोटे। अब नेक्स्ट देखें तो रेशम, रेशम बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसको देख लें कि रेशम कैसे बनता है। रेशम मतलब क्या होता है, रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, रेशम पालन को बोलते हैं, रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर, रेशम पालने का एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है उसी को देखना है ना। रेशम कीट पालन जब करते हैं तो उससे रेशम निकलता है, रेशम मतलब सिल्क निकलता है, और इस सिल्क से, ये सिल्क क्या है, एक प्रकार का फाइबर है ये, यानी इससे तंतु बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, या कह लें कि जो है धागे बनाए जाते हैं, फाइबर, ठीक है। और इस फाइबर से बन जाता है फिर फैब्रिक, यानी कपड़े, ठीक है। तो रेशम कीट पालन की है, उससे निकला सिल्क, सिल्क से बनाए फाइबर यानी कि धागा, और फाइबर उस धागे से बनाए क्या, फैब्रिक। रेशम उद्योग की प्रक्रिया क्या है, पहले इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पहले जान लें कि रेशम उद्योग की विशेषताएं क्या हैं। यह कृषि पर आधारित अस्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है ये, यानी रेशम उद्योग कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित हैं। चौथा, विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है, यानी महिलाएं भी इसमें आराम से काम करके
स्वावलंबी बन सकती हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर देखें प्रक्रिया, तो सबसे पहले शहतूत की खेती की जाती है। इसकी पूरी अगर प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले किसकी, शहतूत। शहतूत मतलब होता है मलबेरी प्लांट, मलबेरी प्लांट। तो शहतूत की पहले खेती की जाती है, और शहतूत की खेती में जो उनकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर पाला जाता है सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम कीट को सिल्क वॉर्म बोलते हैं, या सिल्क मॉथ इनको बोलते हैं। रेशम के छोटे छोटे कीट उस पर पाल दिए जाते हैं। फिर ये रेशम जो कीट हैं वो धीरे धीरे उनके चारों ओर, जो कीट बहुत छोटा सा होता है, उनके चारों ओर एक परत से चिपकी होती है सफ़ेद सफ़ेद। जैसे जैसे सिल्क मोथ जो है बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे सिल्क मोथ बड़ा होता जाता है, तो बड़ा होने के बाद बूढ़ा हो जाता है, तो इसके ऊपर जो परत चिपका हुआ है सिल्क मोथ यानी कि रेशम कीट के ऊपर जो परत चिपका हुआ है, वो हो जाता है मैच्योर। मैच्योर मतलब कि हो जाता है पक जाने के बाद उसके अंदर जो चारों तरफ परत है, तो परत के अंदर से जो है रेशम कीट निकल जाता है। तो रेशम का कीट जो है उसके चारों ओर से जो परत थी वो मैच्योर हो गई, और उसमें से कीट जो है निकल करके बाहर आ गया, यानी बूढ़ी कीट जो है वो आ गई बाहर। जब वो आ गई बाहर, तो उसके ऊपर जो परत था वो उसके ऊपर छूट जाएगा। मलबेरी प्लांट यानी कि शहतूत की खेती, उनकी पत्तियों के ऊपर जो है ये सिल्की सिल्की ऊपर जो हिस्सा है वो छूट जाएगा, और उसके अंदर में बूढ़ी जो सिल्क है, सिल्क मॉथ, वो निकल करके बाहर आ जाएगी, उड़ जाएगी, हवा में चली जाएगी वो। और फिर किसान उस परत को बटोर लेता है, वो सफ़ेद सफ़ेद का परत होता है उसको बटोर लेता है। मैच्योर हो जाने के बाद उसको छोड़ देती हैं, तो उसको किसान बटोर लेगा। बटोरने के बाद उसको फिर प्रोसेस किया जाएगा, जैसा भी उसकी प्रक्रिया होगी। करने के बाद जो है उसके बनाए जाते हैं फाइबर, और फाइबर बनाने के बाद बन जाएगा उसका कपड़ा। तो ये प्रक्रिया है रेशम कीट पालन की। दूसरा देखें, अब देख लें कि चॉकलेट कैसे बनते हैं। चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया क्या है, कुल मिलाकर के 5-6 स्टेप में चॉकलेट बनाया जाता है। सबसे पहले कोको फल, कोको नाम का फल, कोको फल की ऊपरी परत को छील करके बीज निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक फल होता है, उस फल का नाम है कोको फल, और कोको फल की ऊपरी परत को छील करके उसके अंदर से क्या निकाल लिया जाएगा, बीज निकाल लिया जाएगा। उसके बाद फिर बीज को धूप में सुखाया जाएगा, इसको फिर धूप में सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा। तीसरे नंबर पे सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाज़ों पर लादकर कारखानों में भेजा जाता है। यानी अब इन सूखे बीजों को, सुखाया गया जो बीज है, इसको लाया जाएगा कारखाने में। कारखाने में लाया गया प्रोसेस करने के लिए, तो कारखानों में बीज को पीस कर, इसी कोको फल से जो बीज निकला था उसी बीज को कारखाने में क्या किया जाए, पीसा जाएगा। पीस कर तरल पदार्थ बनाया जाता है, यानी कि लिक्विड मटेरियल बनाया जाता है, तरल पदार्थ। जैसे कि अगर देखें मस्टर्ड जो बीज होता है, सरसों का बीज, तो उसको पीस करके मस्त सा उससे क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो तरल पदार्थ वो भी है। ऐसे ही इसके बीज को पीस करके कुछ तेल जैसा तरल पदार्थ निकालते हैं। फिर तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। इस तरल में मिला दिया जाएगा दो चीज़, एक चीनी मिला दिया जाएगा और दूसरा दूध मिला दिया जाएगा। अंत में चॉकलेट जो है तैयार हो जाता है, चॉकलेट तैयार हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र था वो क्या है, कोको फल खेती किया गया। द्वितीयक उद्योग क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, कारखाने में जब इसको प्रोसेस किया गया, पिसाई करना, तेल निकालना है ना, उसको मिक्स करना, और लास्ट में क्या निकल गया, फाइनल गुड्स। अब इसकी पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसका कंज्यूमिंग होगी, उसका कंजम्पशन होगा।
तो ये प्रक्रिया है चॉकलेट बनाने की। अब देख लें जूट उद्योग की क्या प्रक्रिया है। जूट जो है एक प्रकार का फाइबर होता है, यानी कि धागा होता है। अगर हम देखें फाइबर को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक ऐसा फाइबर जो नेचुरल हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, एक ऐसा फाइबर जो हमें आर्टिफिशियल तरीके से मिलता है। नेचुरल तरीके से फाइबर मतलब होता है धागा, यानी कि कपड़ा हम कह लें या धागा कह लें। नेचुरल तरीके से दो तरीके से मिल सकता है, या तो वो प्लांट्स से मिल जाए या तो वो एनिमल्स से मिल जाए। प्लांट्स से कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो उसमें एक है जूट, एक है उसमें कॉटन। तो जूट और कॉटन से, ये सब प्लांट हैं, उससे मिल जाएगा हमें फाइबर। और एनिमल से कैसे मिलेगा, जैसे कि शीप से मिल जाएगा वूल। इसके अलावा देखें तो सिल्क मिल जाएगा सिल्क मॉथ से या सिल्क वॉर्म से, रेशम कीट से। तो इस तरीके से अगर आर्टिफिशियल में देखें तो इसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टरीन ना, ये सारी चीज़ जो हैं मिल जाएंगी आर्टिफिशियल से, जो प्लास्टिक तरीके से होती हैं ना। सिंथेटिक फाइबर जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, तो वो आर्टिफिशियल मेड है, ह्यूमन मेड है। अब नेचुरल में जो हमें फाइबर मिल रहा है उसमें एक तरीका तो सिल्क वाला था, देख लिया। एक तरीका है जूट का जो है ना, सनई जिसको बोलते हैं, सनई की जाती खेती, सनई की होती है खेती। और उसमें जो सनई होता है ना, सबसे पहले क्या किए कि सनई कर लिए खेती, सनई की खेती कर लिए। अब खेती करने के बाद जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें से सूखी सूखी पत्तियां झड़ जाती हैं, काम की चीज़ डंठल खड़ा रह जाता है। ठीक है, तो उस डंठल को काट करके उसका गांठ बना लेते हैं, मोटा मोटा गठिया लेते हैं। गांठ बनाने के बाद उसको पानी के अंदर में डाल दिया जाएगा, पानी के अंदर में इसको डाल देंगे सड़ने के लिए। जब ये सड़ जाएगा तो इन पौधों की जो तना है उसमें से रेशा निकल करके बाहर आ जाएगा। ये छाल से जो है रेशा बाहर आ जाएगा, रेशा बाहर आ जाएगा। और जैसे रेशा बाहर आएगा तो रेशों को बटोर लेंगे और जूट के सामान तैयार करने के लिए उसको निर्यात कर देंगे। यानी रेशा बाहर आ गया तो उसको क्या किए, उसको निर्यात कर दिए। निर्यात कर दिए कहाँ, कारखाने में। और कारखाने में जो है उसके बोरी या अन्य दूसरे उत्पाद ना, कोई डेकोरेटिव आइटम या खादी वस्त्र उद्योग के लिए हो सकता है। तो ये सारे सारे प्रोसेस हैं जूट उद्योग के। अब चाय उद्योग देखें, चाय, अच्छा जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर होगा जहाँ पानी अच्छी मात्रा में बरसता हो, जहाँ पानी कम से कम 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बरसता हो, वहाँ पर जूट बढ़िया होगा। और ऐसा स्थान कहाँ पर है, ऐसा स्थान है पश्चिम बंगाल, ऐसा स्थान है पश्चिम बंगाल, ऐसा स्थान है पूर्वी, ऐसा स्थान है पश्चिमी बिहार, पश्चिमी बिहार है, सॉरी पूर्वी बिहार है। और बस मेन रूप से यही दो हैं, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार। यहाँ पर जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा की जाती है। फिर चाय उद्योग, चाय उद्योग इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत के कुल चाय उत्पादन का 50% से ज़्यादा चाय जो है अकेले असम से उत्पादित की जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग वाला ज़िला है, जो कि पहाड़ी थोड़ा ढलान वाला ज़िला है, तो वहाँ पे भी चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय जो है एक खेती है जिसमें सबसे पहले चाय की हम फसल बो दिए। और फसल कहाँ पर होगी, जो थोड़ा सा ढलान वाला इलाका होगा, ढलानी वाले क्षेत्र पर फसल बो दिए ताकि उसमें पानी ज़्यादा लगे नहीं। अगर पानी ज़्यादा लगेगा तो जड़ खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगी। तो फसल की पैदावार हुई तो उनकी जो पत्तियां हैं उनकी पत्तियों को चुन लेंगे, फिर पत्तियों को
सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद पत्तियां छांट करके किस्में तैयार करेंगे। यानी अगर जो बढ़िया पत्ती है तो उसको अलग कर दिए, जो कम अच्छी पत्ती है उसको अलग कर दिए। इस अलगाने की प्रक्रिया को बोलते हैं सॉर्टिंग आउट। यानी कि हम इसको सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पर सॉर्टिंग मतलब जो गुड है वो गुड है, जो बैड है वो बैड है, उसको अलगा दिए इस तरीके से। तो चाय वाले उद्योग में क्या था, पहले फसल बोली है, फिर पत्तियां उसको आराम से निकाल लिए, पत्तियों को सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो अच्छी पत्तियां हैं एक तरफ और जो कम अच्छी पत्तियां हैं एक तरफ कर लिए। उसके बाद जो चाय है, पत्तियों को सुखाने के बाद फिर छांटने के बाद उसको कर लेंगे क्या, उसको डिब्बे में बंद कर लेंगे। डिब्बा बंद, यानी कि डिब्बा बंद कर लिए, और डिब्बा बंद करने के बाद इसका कर दिए एक्सपोर्ट, निर्यात कर दिए, ख़त्म। तो इसका ये प्रोसेस है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो 50% से ज़्यादा असम में, कुछ हद तक दार्जिलिंग में होता है। फिर रबर उद्योग, रबर उद्योग, रबर उद्योग क्या है, रबर उद्योग वह उद्योग है जिसके द्वारा रबर यानी कि टायर वगैरह बनाया जाता है। रबर जो है प्राप्त किया जाता है पेड़ से, और रबर के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश देखें तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है पर्याप्त मात्रा में रबर का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ सब मतलब दक्षिण पूर्व एशिया वाले देशों में। तो पेड़ के अंदर से निकाला जाता है रबर, रबर के वृक्ष से दूध निकाला जाता है। तो पहला प्रोसेस, रबर के वृक्ष से उसका दूध निकाला जाता है। दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ा जाता है, यानी इसको गर्म किए और रसायन इसमें डाल करके उसको फाड़ दिए। फाड़ने के बाद फटे दूध के तत्व, जो फटा दूध है उसके तत्व छान कर सुखा लेते हैं। यानी छाना, और छानने के बाद इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद रबर की चादर तैयार कर देंगे। यानी वही जो सूख गया, जैसे उसी तरीके से कि जैसे दूध गाय वाला या भैंस वाला दूध फट गया, तो फट जाने के बाद उसको छान लिए। छानने के बाद जो निकला उसको आराम से जो है पेस्ट बना करके सुखा लिए, तो बन गया पनीर। उसी प्रकार से इसके दूध को रसायन डाल करके फाड़ देंगे, उसके बाद छान लेंगे। छानने के बाद गाढ़ा गाढ़ा तत्व आ जाएगा, उस गाढ़े तत्व को सुखा करके उसको बना लेंगे चादर के रूप में। यानी उसकी चद्दर जो है चादर के रूप में तैयार करके बना लेंगे उसका। लास्ट में वस्तु का निर्माण हो जाएगा कारखाने में जा करके, जैसे कि मान लो कि टायर का निर्माण हो जाएगा। तो पहला स्टेप रबर की खेती, रबर के पेड़ से जो है दूध निकाल के, फाड़ के, छान के, सुखा के, फिर उसका बनाएंगे चादर, जिससे बन जाएगा टायर वगैरह। तो एक और देख लें, कहवा बनाने की क्या प्रक्रिया है। कहवा मतलब कॉफ़ी, कहवा मतलब कॉफ़ी। तो कहवा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य अगर भारत में देखा जाए तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक, उसके अलावा तमिलनाडु, उसके अलावा थोड़ा बहुत मात्रा में केरल। इस क्षेत्र में कहवा का उत्पादन किया जाता है। विश्व स्तर पर देखें तो कहवा उत्पादन में जो है श्रीलंका का भी स्थान आता है। तो कहवा बनाने यानी कॉफ़ी कैसे बनता है कॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए पहले फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी कहवा का पेड़ लगाया जाता है। इस पेड़ से निकाला जाता है क्या, दाने निकाले जाते हैं। पेड़ में फल होता है, कहवा के पेड़ में फल होता है, और उस फल के अंदर में दाना होता है। उस दाने को निकालेंगे, उसके बाद बीज को निकाल लेने के बाद उसको धूप में सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। सुखाने के बाद सूखे बीज को बोरे में भर करके निर्यात करेंगे कारखाने में। कारखाने में निर्यात करने के बाद बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कारखाना में जाएगा तो जाहिर सी बात इसको पीस दिया जाएगा, और पीसने के बाद पाउडर बन जाएगा, और उस पाउडर को पैक करके निर्यात कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। कहवे के फल से, कहवे के पेड़ से
फल से दाना निकाले, उसको सुखाए और उसको कारखाने में ले जा करके पीस दिए। रबर कैसे हैं, तो रबर का पेड़ लगाए, उसमें से जो दूध निकला, ऐसे काट कर कच्चे निकाले, दूध निकला, दूध को इकट्ठा किए, एक रसायन विशेष प्रकार का डाल करके उसको फाड़ दिए और फिर उसको सुखा करके चादर बन गया। चाय में क्या है, चाय में फसल का उत्पादन किए, पत्तियां निकाले, सुखाए, फिर सॉर्ट आउट किए, उसके बाद डिब्बा बंद करके एक्सपोर्ट कर दिए। तो ये था इसका। अब नमक का भी देख लें 2 मिनट में कि नमक का उत्पादन कैसे होता है, बस 2 मिनट में देख लें इसको भी। नमक का उत्पादन, समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं, ठीक ना, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना लिए। ज्वार जब आएगा, यानी समुद्र के अंदर से जब लहरें बड़ी तेज़ी से आएंगी, ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी ना भर जाए, है ना, बार बार पानी भरता रहेगा तो सूखने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो मेड़ को और ऊंचा बना दिया जाता है। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर के उड़ जाता है और क्यारियों की तलछटी में या तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है। वहाँ मशीनों से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जो घेंगा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। तो ये है नमक बनाने की प्रक्रिया। इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।